हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग 12th के बाद आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं अपने बारे में। मैं पिछले 8 सालों से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। ऑल्दो मैं क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपनी इस जर्नी में इस एग्ज़ाम को समझ पाया कि इस एग्ज़ाम को क्या किया जाए तो क्लियर किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को गाइड करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें मिसगाइडेंस का बहुत बड़ा फॉल्ट रहा है। तो चूँकि मैं अपनी इस प्रिपरेशन में मिसगाइडेंस की वजह से नहीं एक्सेल कर पाया, तो आप लोगों को मैं गाइड करना चाहूँगा कि आप क्या करें और क्या नहीं करें कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो अभी मेरा एक अटैम्प्ट और बचा हुआ है। उस अटैम्प्ट को मैं अभी नेक्स्ट ईयर देने वाला हूँ। इस ईयर अभी मैं अपनी जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसको एक ऑर्गेनाइज वे में बना रहा हूँ, और आप लोगों को इसके साथ साथ मैं आप लोगों को गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को किसी भी मेंटर, किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद आप लोगों को एक प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितनी पोटेंशियल, जितनी हार्डवर्क मैंने पुट इन किया था इस प्रिपरेशन में, अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल गया होता तो इस एग्ज़ाम को मैं क्लियर कर लिया होता। कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद ने जैसा कहा था कि आप अपने किसी किसी मिशंस के लिए या किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, तो आप अगर जब जीत जाते हो तो लोगों को लीड करते हो, और अगर हार जाते हो तो गाइड करते हो। लीड किस तरह से करते हो? जब आप जीतते हो तो बताते हो कि ये तरीका है, ऐसे ऐसे मैं करके गया तो मैं जीता था, तो लोग उस पाथ को फॉलो अप करते हैं। और आप जब हार जाते हो तो ये बताते हो कि ये गलती मैंने किया था, इस वजह से मेरा नहीं हुआ था, तो आप लोग ये गलती ना करें और ये चीज़ें करें जिससे आप सक्सेस हो पाओगे। तो इन दैट वे मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं कैपेबल मानता हूँ इतना कि, और मैं जानता हूँ कि मैं आप लोग को प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। बहुत सारे कोचिंग्स, मैंने टॉप क्लास के कोचिंग में भी एडमिशन लिया था, कोचिंग भी किया था, लेकिन उन कोचिंग वालों को खुद नहीं पता था कि यूपीएससी का जो ट्रेंड है, एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो कैसे है, क्या करना चाहिए। एवरीबडी से यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, बट पिछले 7-8 सालों का प्रिपरेशन के दौरान और यूपीएससी के समझने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने के बाद, मैं ये समझ पाया कि नहीं, ये एग्ज़ाम बहुत श्योर एग्ज़ाम है। इसीलिए मैंने अपने इस चैनल को जो नाम रख दिया है वो यही दिया है कि श्योर शॉट एकेडमी। तो आप लोग मिसगाइड मत होना, मिसअंडरस्टैंड मत करना कि मैं श्योर शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। यूपीएससी इज़ नॉट अ श्योर शॉर्ट वे। आईएएस बनना, आईपीएस बनना कोई श्योर शॉर्ट नहीं है। सॉरी, श्योर शॉर्ट है लेकिन शॉर्ट कट नहीं है। मतलब श्योर शॉट और शॉर्ट कट में आपको अंतर समझना पड़ेगा। शॉर्ट कट मतलब इधर उधर से निकल के जल्दी से पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। बट श्योर शॉट किया जा सकता है इस एग्ज़ाम को समझ के, ठीक है ना। तो जो मैं इसके लिए भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, 12th के बाद आप कैसे अपने इस जर्नी को तय करेंगे ताकि एक टाइम आने के बाद अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और ये बहुत बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगर आप प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाए तो बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी टीचर के, क्योंकि ये 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम ही है, और आप अगर 10th 12th ग्रेजुएशन अगर अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, अगर आपको सही दिशा में इस यूपीएससी के एग्ज़ाम की डिमांड को समझा दिया जाए और बता दिए कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा, क्योंकि मिसगाइडेंस का खामियाजा मैं खुद भुगता हूं और मैं खुद जानता हूं कि यूपीएससी के इस जर्नी में फ़ेल होने का पेन कितना कितना गहरा होता है। तो मैं हार नहीं माना हूं, और हार अपने आप व्यक्ति को हारा हुआ भी नहीं मैं गिनता हूं। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं, और अब मैं उस लेवल पे आ गया हूं कि मैं अपने आप को उस एग्ज़ाम को वेल डिफाइंड तरीके से और बहुत श्योर शॉर्ट तरीके से दिया जा सके और क्लियर किया जा सके। तो वो लोग जो अभी 12th क्लियर किए हैं और 12th के बाद अच्छे स्कोर्स लेके आए हैं, या जिनका कम स्कोर है, उनके लिए भी मैं बताऊंगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे आईएएस आईपीएस के ड्रीम को पूरा कर पाएँ। दोस्तों, मैंने 10th के बाद मैं भी ड्रीम किया था आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए। इनिशियली मैं आईपीएस के लिए मोटिवेटेड था, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी तय करते गया, मैं समझा कि आईएएस हैज़ ए ब्रॉड
एस्पेक्ट्स टू डू। तो मेरी पर्सनालिटी कुछ उस तरह से डेवलप हो गई कि मैं डेवलपमेंटल वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बिल्डअप कर पाया। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग क्या क्या करें। तो अभी मैं 7 सीक्रेट रूल बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जिसको आप लोगों को फॉलो अप करना है अपने 3 या 4 सालों के ग्रेजुएशन के दौरान। जो लोग सिंपल बीए करेंगे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से तो 3 साल में ग्रेजुएट हो जाएंगे, और कई जगह 4 साल लग जाते हैं। और बहुत सारे जो बीटेक या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपने आप को 4 साल तक अपने प्रिपरेशन को किस तरह से मोल्ड करें, किस डायरेक्शन में जाएं, कैसे अपनी जर्नी को तय करें। देखो, जो लोग साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, उस सभी कोई बन सकता है आईएएस। लेकिन अगर स्पेशली आपका ड्रीम है आईएएस ही बनना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग 12th जो है आप आर्ट सब्जेक्ट से कर लें, क्योंकि उसमें जो आप सीखेंगे वो आपके काम आ जाएगा। लेकिन फिर एक डिसएडवांटेज है कि 12th में जब कोई बच्चा आर्ट्स लेता है तो वो उतना मेहनत नहीं करता है जितना साइंस लेके करता है। हम बहुत लोग करते हैं। तो आप ग्रेजुएशन में आप लोग को एडमिशन लेना है, तो ग्रेजुएशन में आप किस सब्जेक्ट से लें। आप इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, बीए करें या बीकॉम करें, वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। बट जो कुछ भी करेंगे आफ्टर 12th, जो 3 साल की आपकी जर्नी होगी ग्रेजुएशन की, उस जर्नी को कैसे अपने प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी इस ड्रीम को जिया जाए और उसको उस टाइम तक कंप्लीट किया जाए, उसके लिए मैंने 7 सीक्रेट रूल बता रहा हूँ। पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो लोग कहते हैं कि जैसे यूपीएससी में कहते हैं कि कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना परसेंटेज चाहिए, बट ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ दोस्त, जो लोग एकेडमिकली अच्छा नहीं हैं उन लोगों को बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। क्योंकि यूपीएससी एक एग्ज़ाम है, एक नॉर्मल एग्ज़ाम है, जैसे इंटर, बीए, 10th आप लोग देते हैं, उस तरह का एग्ज़ाम है। लेकिन इस एग्ज़ाम की इंटेंसिटी इतनी हार्ड है, इतनी हाई है कि आप पिछले 6-7 सालों का कोर्स कंप्लीट करते हो। मतलब ये समझ लो कि 10, 12 और ग्रेजुएशन, 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का 12th और 1 साल का 10th, मतलब इन 6 सालों की जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो 1 सालों में गैदर करते हो, रिमेंबर करते हो, याद करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, और उस पर एक अपना ओपिनियन लेवल का नॉलेज बिल्डअप करते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एकेडमिकली वाइब्रेंट हो, एकेडमिकली आप एक अच्छा स्टूडेंट हो, एक्सीलेंस हो। 30-35%, 40% वाले लोग भी आईएएस बनते हैं, लेकिन उनसे पूछिएगा या देखिएगा उनकी जर्नी कि उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद कितनी रगड़नी पड़ी होंगी उसके तो उनको तो इसी बात के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है कि फोकस नहीं बन रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो दोज हु आर एकेडमिकली एक्सीलेंसी, जिनके पास एकेडमिकली बैकग्राउंड जिनका अच्छा है, वो दे आर हैबिचुअल ऑफ स्टडिंग। और ये एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में पढ़ना है, पढ़ के याद करना, याद के एग्ज़ाम में जाके लिखना है या एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है। तो जब तक आप एकेडमिकली अच्छे नहीं होंगे तो आप कैसे इस एग्ज़ाम को सोच रहे हैं कि आसानी से क्लियर होगा। तो फर्स्ट जो 7 सीक्रेट रूल में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला जो चीज़ है, आपको एकेडमिकली एक्सीलेंट होना पड़ेगा। 12th तक अगर अच्छा स्कोर नहीं आया तब पर भी अभी भी ग्रेजुएशन का भी जो 3 साल है उस दौरान भी आप अपनी एक्सीलेंसी को बिल्डअप कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, अब आपको आप 12th के बाद क्या करना है। 12th के बाद आपने बीए लिया, आपने बीए अगर कोई सब्जेक्ट में बीए कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट से, या कॉमर्स कर रहे हैं, अगर आपने 12th में आपका इकोनॉमिक्स अच्छा रहा है तो, या साइंस अच्छा रहा है तो आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी ड्रीम करना चाहते हैं, उसमें जो आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है उसको आप कीजिए। लेकिन बाकी जो मैं आगे का नेक्स्ट जो 6 पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको आप फॉलो अप करते रहिए। तो चाहे आप इंजीनियर बन जाएं 3 साल 4 सालों के बाद, डॉक्टर बन जाएं या बीए कर लें या बीकॉम कर लें, तो आप पैरेलली अपने प्रिपरेशन को ऐसे साथ साथ लेते जाते रहेंगे तो आप एबल होंगे कि उस एग्ज़ाम को, ग्रेजुएशन जब तक आपका कंप्लीट होगा तो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आपको 1 साल या उसी साल अगर खूब इंटेंस प्रिपरेशन आपने किया, हार्डवर्क किया, तो ग्रेजुएशन के जस्ट आफ्टर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के कैपेबल होंगे विथ वेरी वेरी मच श्योरिटी।
देखिए मैं जो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये ओशियन की तरह नहीं बताऊँगा या अनप्रेडिक्टेबल नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरे चैनल और मेरा ध्येय ही है, मेरा टारगेट यही है, मेरा पर्पज़ ही यही है इस चैनल को बनाने का या मेरे को ये वीडियो बनाने का, कि वट एवर इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग टू यू इज़ अ वेरी वेरी श्योर शॉट। ये बहुत श्योर शॉट वे है। मुझे नहीं समझ में आता कि इतने कोचिंग बहुत साल 30-20 सालों से कोचिंग पढ़ा रहे हैं लोग, और बहुत सारे टॉपर्स हुए। इवन मैंने टॉपर से बात किया, मेरी एक फ्रेंड थी जो टॉप की थी, ऑल इंडिया 78 रैंक था उनका। तो उनसे मैंने जब बोला अपने स्ट्रेटेजी को, अपने इस एग्ज़ाम को माइक्रो लेवल के एनालिसिस करने के बाद से जो मैंने अंडरस्टैंडिंग इस एग्ज़ाम की समझी थी, उनके साथ जब मैंने शेयर किया था ये बात, तो उन्होंने कहा कि मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, लेकिन इतना माइक्रो लेवल पे एनालिसिस मैंने भी नहीं किया था। तो मैं बताऊं कि अगर इस एग्ज़ाम को उस माइक्रो लेवल पे मैं एनालिसिस किया हूं, इस एनालिसिस के बाद ही मैं इतना कैपेबल हो पाया हूं कि मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, और वो भी बहुत श्योरिटी के साथ। ठीक है, तो मेरी इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से, चाहे तो नोट्स बना लीजिए, लिख के रख लीजिए और फॉलो अप करते रहिए। मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, एक वेबसाइट भी बना रखा है, उस वेबसाइट में मैं अपडेशन करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। चैनल पे भी मैं बताते रहता हूँ, आप लोग उसको फॉलो करते रहना है। तो पहला जो मैंने आप लोगों को बताया था 7 सीक्रेट रूल में, पहला कि आपको एकेडमिकली एक्सीलेंट होना पड़ेगा। अगर 12th तक नहीं है तो 12th के बाद भी ग्रेजुएशन में आपके पास चांसेज हैं कि इन 3 सालों में एकेडमिकली एक्सीलेंस बनी है। और 12th में अगर एक्सीलेंट है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, एक पड़ाव आपने जीत लिया। ठीक है, दूसरा पड़ाव ये है कि आपको क्या करना है कि प्रिंट आउट जो है यूपीएससी के साइट पे जाके, या मैं अपने वेबसाइट पे भी मैं डाल रखा हूँ और डाल दिया हूँ, तो यूपीएससी का जो मेंस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका आप सिलेबस निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट में क्या करना है कि यूपीएससी का मेंस का सिलेबस जो है आपको निकाल लेना है वेबसाइट से, या तो यूपीएससी की साइट से जाकर निकाल लीजिए, या तो मेरे वेबसाइट से जाकर निकाल लीजिए। तो उसमें क्या करना है कि यूपीएससी जो आप मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग से, तो मान लो सपोज आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो वो ब्रांच चूज कीजिएगा। सीएस और आईटी केवल यूपीएससी में नहीं है, बाकी सारे ब्रांच, मोस्ट ऑफ द ब्रांचेज हैं। या मेडिकल साइंस में जो आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो वो मेडिकल वाला, एमकॉम बीकॉम कर रहे हैं तो कॉमर्स वाला इकोनॉमिक्स का, बीए कर रहे हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। देखिए मैं कितना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम को। इस एग्ज़ाम को दो ही तो मेन चीज़ है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, कि इस एग्ज़ाम को कितना आप सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं और कितने अच्छे डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला रूल मैंने बता दिया था कि आपको एकेडमिकली एक्सीलेंट होना। दूसरा मैंने ये बताया कि आपको सिलेबस प्रिंट आउट करना है यूपीएससी के ऑप्शनल का। ऑप्शनल मतलब एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका 500 नंबर का पेपर होगा, 250 नंबर का 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। तो 500 नंबर का पेपर होता है ऑप्शनल का, जिसमें आपको ग्रेजुएशन और एमए लेवल तक का नॉलेज पूछा जाता है। और रिटेन होता है 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है, जिस तरह से आप ग्रेजुएशन और 12th में देते हो, एक्सप्लेन करते हो 10 नंबर का, 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उस तरह से। तो क्या करना है कि यूपीएससी का जो ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो निकाल लिए। सपोज आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, या हिस्ट्री ग्रेजुएशन से कर रहे हो, या ज्योग्राफी कर रहे हो, तो ज्योग्राफी का अपने सिलेबस निकालिए यूपीएससी का ऑप्शनल का। तो उसमें क्या करिए, टिक कीजिए कि उसमें देखिए कि कौन कौन चीज़ें सिलेबस में दिया हुआ है, उस सिलेबस को रीडिफाइन करके लिख लीजिए। जैसे वो एक पैरामीटर एक पास दिया होगा तो उसको माइक्रो लेवल पे प्रिंट उसको कर लीजिए, लिख लीजिए अपने हाथ से। कि जैसे मान लो कि सोयल ऑफ इंडिया दिया है तो फॉर्मेशन ऑफ सोयल क्या है, सोयल का और भी क्राइटेरिया क्या है। जैसे ओशियन दिया है तो ओशियन का फॉर्मेशन क्या होता है, ओशियन कैसे बनता है, और भी जो भी बाकी इसके डिटेल्स हैं उस चीज़ को आप लोग उसको बनाते जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो समझ गए मेरे ख्याल से आप लोग बात। तो जो सिलेबस उसमें दिया उस सिलेबस को आपने फिर से लिख लिया। और जो आप ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हो, मैथमेटिक्स से कर रहे हो, या ज्योग्राफी से कर रहे हो, तो जो आपके ग्रेजुएशन का वो सब्जेक्ट, मान लो कि आप ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी लिया, तो ज्योग्राफी का फर्स्ट ईयर में जो चीज़ें पढ़ रहे हो, तो देखो उस फर्स्ट ईयर में जो जो सिलेबस में आपके हैं वो ग्रेजुएशन के सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में कौन कौन चीज़ें हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। यूपीएससी का सिलेबस और ग्रेजुएशन का सिलेबस आपने मैचअप किया, उस फर्स्ट ईयर में देखा कि क्या क्या था, इसमें क्या क्या है, तो उसका आप पढ़ें, उसका नोट्स बना लिए, A4 पेपर पे नोट्स बना लिए। तो इससे दो फायदे हो रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी आपकी अच्छी तैयारी हो रही है और
आपका यूपीएससी का एक ऑप्शनल तैयार हो रहा है। तो मेरा ये दूसरा पॉइंट इसलिए था कि आपका ऑप्शनल रेडी हो जाएगा जब तक 3 साल तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। तो यही होगा कि गेट योर ऑप्शनल रेडी व्हेन यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब तक ये आपका एक ऑप्शनल जो है तैयार हो गया, वो 500 नंबर का तैयार हो गया। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, दूसरा आपको ये करना है कि यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उसको प्रिंट आउट कर लेना है। तो यूपीएससी के अगर सिलेबस जो वेबसाइट से जाके आप यूपीएससी की वेबसाइट से जाकर प्रिंट आउट कर लीजिए या मेरे वेबसाइट से कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो मैंने अपने वेबसाइट पे डाला है उस हर सब्जेक्ट पे कि किस किस सब्जेक्ट पे या सिलेबस के किस किस पॉइंट से यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन मेंस में पूछा है, वो मैं मेंस लेवल पे बना रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो उसको आप जाके प्रिंट आउट कर लीजिए या मेरे उस वीडियो को देख लीजिए। तो सपोज आपने ऑप्शन जीएस का जो मेंस 4 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, उन चारों का मैं माइक्रो एनालिसिस करके सब्जेक्ट वाइज, सब हेडिंग वाइज उसको मैं बना दिया। तो सपोज आपने उसमें पढ़ा कि पॉलिटी, मान लो पॉलिटी आप पढ़ें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसमें लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आप जो है वो आप उसको पढ़ना है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन मेंस में आए हैं या प्रीलिम्स में आए हैं, उसको आपने क्वेश्चन को देख लिया वहाँ पे, और मैंने क्या बताया है कि कैसे इसको तैयार करें, उस हिसाब से आपको उसको तैयार करना है। तो लेकिन अभी आपकी इसकी तैयारी नहीं करनी, अभी आप एक ग्रेजुएशन वाला आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सपोज एक कोई न्यूज़पेपर फॉलो अप कर लेना है। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं आप लोग तो द हिंदू यूज़ कर लीजिए, और हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है उसको फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम को हो, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के हैं उनको भी इंग्लिश का एक पेपर देना है। तो इंग्लिश का फियर ना बना रहे, एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन के तौर पे, एक आईएएस के तौर पे, आईपीएस के तौर पे इतनी बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि आप कम से कम इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर तो पढ़ सकें, समझ सकें कि कल जाके आप आईएएस भी बनते हैं तो आपको एक बेसिक लेवल पे इंग्लिश आनी चाहिए। तो क्यों ना अगर इंटर तक आपने, 12th तक आपने हिंदी मीडियम से भी किया है, तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट डे से ही आप एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ो। मैं हिंदी इंग्लिश का यहाँ पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देयर इज़ सम डिफरेंस कि आपको कुछ इंग्लिश तो आनी चाहिए। तो क्यों ना एक बिल्डअप किया है। मैं तो हिंदी मीडियम का, प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, इवन मुझे हिंदी भी नहीं आता तो मैं तो भोजपुरी बोलता था। एज आई एम बिलोंग फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो कोई भी लैंग्वेज सीखा जा सकता है। तो लेकिन एक इंग्लिश बेसिक आए, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा द हिंदू पढ़ें। द हिंदू पढ़ने के 2 फ़ायदा है कि एक तो उसके वोकैब्स आपसे तैयार होते हैं, आपको सब्जेक्ट्स का नॉलेज तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ साथ जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कट कॉपी पोस्ट द हिंदू से पूछता है, कट कॉपी पेस्ट। इवन आईएएस का एग्ज़ाम दे, पीसीएस का एग्ज़ाम दे, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो क्यों ना उस न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए जो अपने आप में एक सिलेबस, जो अपने आप में एक क्वेश्चन पेपर का लीक आउट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दूसरा मैंने पॉइंट बता दिया। तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट में आपको मेरे वेबसाइट को जाके विजिट करना। सी माई वेबसाइट एंड प्रिंट आउट मेंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इफ़ पॉसिबल राइट 1 क्वेश्चन इन अ वीक। अब क्या करना है कि मेरे वेबसाइट पे जाइए, मैंने मेंस अभी बना रहा हूँ उसको, वेबसाइट अभी नहीं बिल्डअप हुआ है, लेकिन इस 15-20 दिनों में मैं बिल्डअप कर दूंगा। तो उसमें मेंस में मैंने सिलेबस और उस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है वो मैंने लिख दिया है यूपीएससी ने। तो सिलेबस आप पहले देखिए, और सिलेबस का मैंने सोर्सेज वहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि उस सिलेबस का सोर्सेज क्या है, कहाँ से आपको पढ़ना है। तो उस सिलेबस का आपने सोर्सेज पढ़ लिया, और उस पर रिलेटेड यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है उसका आप आंसर लिख लिए। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपने एक क्वेश्चन लिख लिया। डेली नहीं लिखना है, हफ्ते में एक क्वेश्चन लिखिए या 14वें दिन, फोर्टनाइटली आपको लिख लेना है। तो 14वें या 15वें दिन में एक क्वेश्चन लिख लीजिए या हफ्ते दिन में लिखिए। अगर एक हफ्ते में एक क्वेश्चन लिख पा रहे हैं तो 1 महीने में 4 क्वेश्चन लिखेंगे, और अगर 15 दिन में लिखते हैं तो 1 महीने में 2 क्वेश्चन लिखेंगे। क्योंकि आपके पास 36 महीने हैं, 3 साल तक। ये जर्नी ऐसे ही आपकी जाती जाएगी, तो आप एक टाइम आएगा, जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होएगा, अपने फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में ही आप आईएएस टॉप रैंक के साथ क्लियर करेंगे, एंड यू विल बी थैंकफुल टू मी। तब आप लोग मेरे को थैंक यू बोलोगे कि हाँ मैंने इस जर्नी को इस तरह से जिया। तो एक अच्छे प्रॉपर गाइडेंस के साथ तो मैं इस एग्ज़ाम को बहुत नॉर्मली, बहुत
सिंप्लिसिटी के साथ क्लियर कर पाया। बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है, मैंने लॉट्स ऑफ बुक्स पढ़ ली हैं, उतना नहीं पढ़ना है। सिलेबस और मिनिमम रिसोर्सेज जो आपको बेसिक्स बुक्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करेगी वो आपको करना है, ठीक है ना। दूसरा, अब चौथा पॉइंट क्या है आपका? चौथा पॉइंट ये है कि अब आपको बुक लिस्ट जो है शॉर्ट लिस्ट करना है। यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं वो मैंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाले हैं, उसमें मैंने बताया कि मिनिमम बुक लिस्ट कौन कौन से हैं। उन बुक लिस्ट को या तो आप ख़रीद लीजिए या एक एक खरीदते जाइए। पॉसिबल अगर पैसे हैं ठीक ठाक तो 2-2,5-3 हज़ार रुपये का बुक्स हैं तो चाहे तो आप बुक पूरा खरीद लीजिए या एक सब्जेक्ट को उठाइए जिसको आप तैयार करना चाहते हैं। सपोज आप हिस्ट्री तैयार करना चाहते हैं मेंस के सिलेबस के हिसाब से, तो हिस्ट्री के लिए मैंने जो बुक्स बताई हैं उसमें उस बुक्स को आप जाके खरीद लीजिए। एक वीडियो भी बना रखा है मैंने कि बुक्स को किस तरह से पढ़ना है, ठीक है ना, और किस बुक को पढ़ना है, जिससे आपके मैक्सिमम कोई भी बुक यूपीएससी में 100% आपके कोर्स को कवर अप नहीं करता है, लेकिन 80-90% बुक आपको सर्वाइव कर देता है, तो उतना काफ़ी है। बाकी जो चीज़ें बची रहेंगी उस नॉलेज के बिहार पे बाकी 10% या 5% या 20% कहीं मेंशन नहीं है, उसको आप कर पाओगे। क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा 2 × 2 4 होता है, आपने 2 × 13.5 नहीं पढ़ा होगा कि 27 होता है, क्योंकि 2 × 2 से आपने सीख गए थे कि किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 गुना हो जाता है, इसलिए 13.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 27 अपने आप समझ गए कि हो गया। उसी तरह से है कि 80% कोर्सेज आपके सिलेबस और आपके इन्फॉर्मेशन आपके कवर हो जाएंगे, और वो 80% नॉलेज आपको इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि बाकी 20% क्वेश्चन को आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज यू विल एबल टू सॉल्व दैट और आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब मैं 5वां पॉइंट पे जा रहा हूँ कि वॉच माई प्री मेंस स्ट्रेटजी एंड वर्क अकॉर्डिंगली वाया यूट्यूब। अब ये चीज़ें जो है मैं अब मेंस और प्रीलिम्स का मैंने प्लेलिस्ट बना दूंगा, अभी बना ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ काम। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट देखना है और उसके नीचे मैं वेबसाइट लिंक दे दूँ, तो उस वेबसाइट पे जाके विजिट करना है, और वहाँ पे जो जो चीज़ें प्री और मेन से रिलेटेड जो भी मैं बताते जा रहा हूँ जैसे जैसे वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो जैसे आप खाना खा रहे हो या थोड़ा सा फ्री टाइम है तो उसमें एक वीडियो देखा, उससे रिलेटेड जो चीज़ दी, मेरे वीडियो को आप लोग इंटरटेनमेंट की तरह ना देखेंगे, पेन और पेपर लेके देखेंगे, जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। और जो 6 पॉइंट है वो ये है कि बिल्डअप योर पर्सनालिटी एज ए एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि आप एक IAS IPS बनने जा रहे हैं, तो एक 12th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, उसके पास उतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होती है, वो मेच्योरिटी लेवल नहीं होती है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करें या बिहेव करें। तो आप अपनी पर्सनालिटी, ये सारा खेल पर्सनालिटी का है। मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया हूँ लेकिन अपनी पर्सनालिटी को इतना बिल्डअप कर लिया हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ। स्टिल आई एम अ मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक टू डू हार्ड वर्क, और आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। नहीं तो बहुत लोग होते हैं जो कि फ्रस्ट्रेट होके या तो पंखे पर लटक जाते हैं या तो इधर उधर चले जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने पर्सनालिटी बिल्डअप कर ली, एक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक एडमिनिस्ट्रेटर की, एक ऑफिसर की, तो पर्सनालिटी आपके इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में मेहनत आपको हेल्प करेगी। तो पर्सनालिटी कैसे बिल्डअप होगा? पर्सनालिटी बिल्डअप होगा व्हेन यू विल लर्न दिस बुक्स और इन्फॉर्मेशन, और उसको आप प्रैक्टिकली सोचोगे कि हाँ ठीक है, आपने पढ़ा कि प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट्स में, तो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्यों लगता है भाई, ऐसा क्या हो जाता है, लगता है तो फंडामेंटल राइट का केस किस तरह से इम्पेक्ट होता है, और क्यों इस तरह से सेंटर करता है, प्रेसिडेंट रूल लगाता है, या क्या ऐसे आम लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, और एक आप आम नागरिक हैं तो या एक ऑफिसर हैं तो उस तरह से प्रेसिडेंट रूल में आपका क्या रोल प्ले होगा जब आप एक IAS ऑफिसर के तौर पे होंगे, जिस स्टेट में आप इमरजेंसी लगी होंगी, स्टेट इमरजेंसी लगी होंगी या नेशनल इमरजेंसी लगी। बहुत बड़ा एग्जांपल अभी कोरोना में क्या हुआ था, इट वाज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी। और एक कौन सा इमरजेंसी था, ये अभी कोई इमरजेंसी इनडायरेक्ट इमरजेंसी था जो कि सिचुएशनल इमरजेंसी था, जिसमें आप पूरा लीड कौन कर रहा था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक IAS IPS ही तो चला रहे थे उस समय, इस कोरोना काल में इस देश को। तो वो क्या रोल होता है,
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में वो चीज़ मेंशन की गई है कि वेन एवर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विल कम, IAS IPS विल बी एबल टू एडमिनिस्टर द होल स्टेट। तो वो कर रहे थे वो लोग, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में आपको अपना रोल समझना होगा, एक आम आदमी का क्या रोल होगा, वो उसके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ें जब आप समझोगे तो आपकी पर्सनालिटी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बिल्डअप होएगी। इसी तरह से एनालिसिस पावर आपकी जब बढ़ती जाएगी, ये आपके इंटरव्यू में भी काम करेगा। और सेवन लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो प्रिपरेशन नहीं है लेकिन एक गाइडेंस है। आपको यही क्रक्स है, ये 7वां लास्ट पॉइंट जो है वही मेन इम्पोर्टेंट है कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो मैं इस चैनल का नाम रखा हूँ श्योर शॉट एकेडमी, ना कि शॉर्टकट एकेडमी। श्योर शॉट एकेडमी मतलब एक ऐसा तरीका जिसको आप मेहनत करें तो श्योरली आप क्लियर कर पाएँ। मतलब आप पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में आता है या तो आया है। और यूपीएससी का एक बहुत बड़ी खासियत है कि जो चीज़ें वो पूछता है वही पूछता है। उन्होंने अपना एक पैरामीटर बना रखा है कि हाँ ये चीज़ें कैंडिडेट्स में या एस्पिरेंट्स में मैं ये चीज़ें इस इंफॉर्मेशन का चेक लिस्ट करेंगे, चेकआउट करेंगे कि हाँ ये बंदे को ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता है कि नहीं, ये जानकारी है कि नहीं। और जो वो लोग उस जानकारी को फिलअप कर देते हैं उनको वाईएस बना देते हैं और उनको वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहला चीज़ मैं जो 7वां जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये है श्योर शॉर्ट वे है। मेरा जो गाइडेंस है वो श्योर शॉर्ट वे है, ना कि शॉर्टकट वे है। तो श्योर शॉर्ट वे किस तरह से जाके फुलफ़िल होगा कि अगर आपके पास डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो चीज़ें मैंने बताते गए आप लोगों को इसको करते जा रहे हो। और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड, कि उतना आप हार्डवर्क, स्मार्ट हार्डवर्क कर पा रहे हो कि नहीं। तो जो लोग 10th और 12th में आप साइंस पढ़े होंगे 12th में और 10th में, तो इनको पता ही होगा कि वेक्टर और स्केलर दो क्वांटिटी होती हैं। वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे वेलोसिटी। और स्केलर वो क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो अगर आपके पास इफ़ यू आर अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि इफ़ यू आर अ वेक्टर क्वांटिटी, nobody can stop you to clear this exam in a very first or second attempt। तो वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है मैग्नीट्यूड, कि आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है। लेकिन वो डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा? देयर आई केम टू प्ले अ रोल। यहाँ पे मेरा मेंटर और गाइडर, एक जो गाइडेंस का है, वो मेरा रोल हो जाता है। और मेरे साथ भी यही था कि मैं हार्डवर्क करना चाहता था, जानता था और किया भी, लेकिन वो जो मेंटर, जो डायरेक्शन चाहिए था, वो नहीं मिला। और शायद मेरे सीनियर्स थे या टीचर्स थे, उनको शायद खुद नहीं पता था। मैं बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं इसी यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के एग्ज़ाम को समझा, माइक्रो लेवल पे एनालिसिस किया। तो मैंने सोचा कि यार इतने लोगों से, इन्होंने इतनी सालों से जर्नी मेहनत किए हैं, इन लोगों ने इतना माइक्रो लेवल पे एनालिसिस क्यों नहीं किया, क्यों नहीं समझे किस एग्ज़ाम को। अगर समझे रहते तो वो लोग मेरे को गाइड किए रहते। कोई नहीं, मैंने समझा। शायद मेरा सौभाग्य है कि मैं इस टेम्परामेंट को समझ पाया और बिल्डअप कर पाया ताकि आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। और मैं मानता हूँ कि मेरा रोल, मैं एक IAS ऑफिसर बनूँगा और या भी आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो ये रोल तो आपको हमेशा प्ले करना है एज ए सोसाइटी। एक IAS के तौर पे भी बन के जब आप जाते हैं, तो एक IAS होता क्या है? ही इज़ अ पर्सन who is guiding the society, guiding the district and helping people to get their rights। क्या होता है काम? मतलब जो पॉलिसी बनाते हैं या जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो बनाता है कानून, उसको इम्प्लीमेंट करना, लोगों तक उसको चीज़ों को पहुंचाना। या कहीं पे मार धाड़ हो रहा है तो पुलिस उसको गाइड करता है, IPS से गाइड करता है, हेल्प करता है, उनको मुजरिम को सज़ा देता है, निर्दोषियों को बचाता है। एक IAS ऑफिसर गवर्नमेंट्स के स्कीम को उनको पास पहुंचाता है। तो यही सब तो करना होता है। तो शायद ये अभी मैं कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। मैं देखता हूँ लाखों लोग हैं, 5-10 लाख लोग हर साल IAS के, PCS के एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं।
बट मैक्सिमम लोग, मेरा हमेशा मानना है, अभी तो मैं एकदम श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, मैं जब मेरा चैनल आप लोग देखिएगा जिसमें मैं सब्जेक्ट्स को बताता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो आप लोग दंग रह जाएंगे देख के कि क्यों किसी टीचर्स ने या किसी मेंटर ने या किसी टॉपर ने इस तरह से नहीं बताया या नहीं समझा इस यूपीएससी के डिमांड को। अगर उस तरह से कोई गाइड कर देते, एग्ज़ाम एकदम आँख के सामने चमकने लगता है कि हाँ यार एग्ज़ाम हम क्लियर करने जा रहे हैं। और ये शायद मैं एक इंजीनियर होने के नाते समझ पाया, क्योंकि मैं जब एकेडमिकली एक अच्छा स्टूडेंट था, मैं बचपन से ही एक अच्छा स्टूडेंट था एकेडमिकली। फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक मैं अच्छा एकेडमिक स्टूडेंट था, मतलब फर्स्ट मेरा हमेशा क्लास में फर्स्ट सेकंड आता रहता था। 6 के बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, 10 तक पढ़ाई छोड़ दी थी, डायरेक्ट मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था। तो फिर 10th के बाद 10th 12th इंजीनियरिंग, अच्छा स्टूडेंट रहा, बहुत मेहनत किया, लेकिन वही है, मैग्नीट्यूड तो देते रहा बट डायरेक्शन नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन अपना डायरेक्शन अब मैंने खुद बनाया। जैसे होते हैं ना कंपास को किसी की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपना डायरेक्शन बनाता है। तो यहाँ पे मैं अपना डायरेक्शन खुद बनाया हूँ, और इस डायरेक्शन को आप लोगों को हेल्प मिल सके, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल भी वेबसाइट भी मेरे कुछ पैसे लगे हैं, उतना मैं कैपेबल इनफ था यार, बचा बचा के मैंने वेबसाइट भी बनाया और चैनल भी बनाया, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मुझे मानना है कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, तो वो लोग बेयर नहीं कर पाएंगे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को फॉलो अप कीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को मिस गाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मिस गाइडेंस का विक्टिमाइजेशन मेरा खुद हुआ है। मैं इतनी एकेडमिकली अच्छा होने के बावजूद और इतना मेहनत के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो वो मिस गाइडेंस ही मेन रहा है। तो अभी मेरा एक अटैम्प्ट बचा हुआ है, और मैं अगले अटैम्प्ट में क्लियर करके ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को, और आप लोगों से भी प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को भी सही गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, और मेरा गाइडेंस एक माइलस्टोन साबित होगा इस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जर्नी में, जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं। टीचर और कोचिंग वाले मैं सबको, या टॉपर जो भी, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो लोग गाइड कर रहे हैं क्यों नहीं समझे इस बात को। अगर अच्छे से गाइड करेंगे तो बच्चे ज़रूर क्लियर करेंगे। अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप कीजिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, और बहुत सिस्टमेटिक इस तरीके से आप चलते जाइए, आप लोगों का ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर होएगा बहुत श्योरिटी के साथ। अभी तक आप लोगों ने, जिन लोगों ने वीडियो देखा है 10th 12th जो भी बच्चे हैं, आप लोग जो अपने फ्रेंड्स हैं या जो लोग नहीं देखे हैं उनको आप लोग शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये पहुँचे, चीज़ें इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो जो बनाया हूँ आप लोगों को, तो हो सकता है जो लोग यूट्यूब चला रहे हों या जो उनके पास नोटिफिकेशन आ जाए वो देख पाएँ, जिन लोगों के पास नहीं जाए वो लोग शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये गाइडेंस जो मैं दिया हूँ उन सारे बच्चों तक जाए, और जो लोग इस यूपीएससी के ड्रीम को, आईएएस और आईपीएस के ड्रीम को फुलफ़िल करना चाहते हैं, उनके ड्रीम को फुलफ़िल करने में मेरा गाइडेंस हेल्प करे। ठीक है। और जो लोग आप लोग, अगर जो लोग नए होंगे मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन इस तरह के वीडियोस बना रहा हूँ वो आप लोग तक पहुँच सके। ठीक है। और वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, और जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन या जो कुछ भी कमेंट्स आपको करने हैं, कि फीडबैक देना है कि हाँ यहाँ ये चीज़ें पूछना है, आप लोग कमेंट्स में मेरे को बताइए कि क्या क्या चीज़ें मैं और बता सकता हूँ आप लोगों को, या कहाँ आप लोगों को कमी खल रही थी। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं खुद ही समझ के एक लिस्टिंग बनाया हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं अपने हेड पे तो मैक्सिमम चीज़ें 99% चीज़ें कर दी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ और चीज़ पूछना है, गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं उस पर या तो वीडियो बना दूंगा या तो वेबसाइट्स पे अपडेट कर दूंगा उस तरह का इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच।